प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज सभी का पुनः एक बार स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पिछले वीडियो में हमने क्रमवाचक दृष्टिकोण से उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण का अध्ययन आरंभ किया है। पिछले वीडियो में क्रमवाचक दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण टूल इंडिफरेंस कर्व का मैंने परिचय बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है। इस वीडियो में मैं ट्रस्ता वक्र की विशेषताओं को पुनः रिपीट करते हुए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स सीमांत प्रतिस्थापन की दर की संकल्पना का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि तटस्थ वक्र का अभिप्राय तटस्थ वक्र, जिसको अधिमान वक्र या उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं, का अभिप्राय ऐसे विभिन्न बिंदुओं अथवा वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताने वाला बिंदु पथ है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक अधिमान वक्र का उपयोगिता फलन को यदि हम यूं व्यक्त करें कि यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 और एक तटस्थ वक्र पर के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, तो तटस्थ वक्र का अभिप्राय यहाँ पर वस्तु x तथा यदि हमारे उपभोग में केवल दो ही वस्तु है, वस्तु x और y के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता को समान उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त होती है। एक ऊंचा तटस्थ वक्र ज्यादा संतुष्टि को व्यक्त करता है नीचे वाले की तुलना में। अतः इंडिफरेंस कर्व संतुष्टि का क्रमवाचक रेखा चित्रीय प्रदर्शन है। हमने ये भी पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं क्या है। अब देखिए, उपभोक्ता के साम्य का विश्लेषण क्रमवाचक दृष्टिकोण ऑर्डिनल अप्रोच से ज्ञात करने के लिए हमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण रूप से पता होनी चाहिए। पहला, तटस्थ वक्र की संकल्पना, इंडिफरेंस कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया। फिर तटस्थ वक्र का ढाल यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है, दूसरी बात। तीसरी बात, बजट रेखा की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन का ज्ञान होना आवश्यक है। ये तटस्थ वक्र के बेसिक टूल्स है। तो इसी के तहत मैं ये आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ देखिए कि एक अधिमान वक्र पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, तो यदि सी कंज्यूमर यूटिलिटी को व्यक्त करे तो सी यानी कंजप्शन की जो यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी x1 x2 xn, यानी वस्तुओं की संख्या x1 x2 xn। और यहाँ पर जो सी बता रहा है वो कांस्टेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फॉर दैट
इंडिफरेंस कर्व है। तो इसको सरल ढंग से कहिए तो यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 यदि हमारे उपभोग में दो ही वस्तुएं हैं तो, और U रेज 0 बताया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यूटिलिटी कांस्टेंट है एक तटस्थ वक्र पर, और वो Q1 और Q2 वस्तुओं का उपभोग फलाना है। तो यहाँ पर यूटिलिटी कांस्टेंट है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझ लेनी चाहिए कि तटस्थ वक्र को तटस्थ वक्र या संतुष्टि वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं, इसलिए है कि वहां पर दो वस्तुओं या वस्तुओं के दो बंडल्स का इस प्रकार से संयोग उपभोक्ता उपयोग करता है कि प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये इसको हम सिंबॉलिक रूप से व्यक्त करें तो यहाँ पर यूटिलिटी कांस्टेंट है एक तटस्थ वक्र पर, क्योंकि उसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि बराबर है। यानी मैंने अभी पिछले ये उदाहरण बताया था कि सब उपभोक्ता मान लीजिए कि खाद्य सामग्री की बात की जाए तो उपभोक्ता 5 एप्पल और 2 अमरूद का एक कॉम्बिनेशन हो ए, और दूसरा ये हो कि वो अमरूद की मात्रा ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, तो संतुष्टि को पहले जैसा ही बनाए रखने के लिए, क्योंकि अमरूद की मात्रा बढ़ाएँगे तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। तो एप्पल की मात्रा में इतनी कमी की जाए कि जितनी यूटिलिटी अमरूद के कंजप्शन से बढ़ रही है, उतनी एप्पल के की मात्रा की कमी करके और टोटल यूटिलिटी कम हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक बिंदु वस्तुओं के विभिन्न संयोगों, जैसे मान लो 5 एप्पल और 2 अमरूद, तो पॉइंट ए हो। अब यदि मान लीजिए कि वो अमरूदों की संख्या बढ़ा करके और 5 कर देता है और एप्पल की संख्या घटा करके 2 कर देता है, तो ये पॉइंट बी हो। तो यदि पॉइंट ए और बी को मिलाया जाए तो जो कर्व बनेगा वो इंडिफरेंस कर्व बनेगा। अब पॉइंट ए पे जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही है उतनी ही यूटिलिटी पॉइंट बी पर भी प्राप्त होती है। तो मैं पुनः एक बार तटस्थ वक्र को परिभाषित करने आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तटस्थ वक्र वस्तु, मान लो हमारे उपभोग में दो वस्तुएं एक्स और वाई, तो तटस्थ वक्र वस्तु एक्स तथा वाई के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता को समान उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त होती है। एक ऊंचा तटस्थ वक्र अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि को दर्शाता है तथा नीचे वाला तटस्थ वक्र कम संतुष्टि को। अतः इंडिफरेंस कर्व क्रमवाचक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। अब तटस्थ वक्र की विशेषता देखिए। तटस्थ वक्र की विशेषता है इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप। तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढलान युक्त होते हैं, ऊपर बाएं से नीचे दाईं तरफ ऋणात्मक ढलान युक्त होते हैं। इसका अर्थ है कि यदि ऋणात्मक ढलान युक्त क्यों होता है कि उपभोक्ता यदि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कमी करेगा ताकि टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट बनी रहे। दे आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये मूल बिंदु से अनुत्तरदर होते हैं। ये मूल बिंदु से अनुत्तरदर इसलिए होते हैं क्योंकि इसका जो ढाल है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, वो माइनस डी वाई डी एक्स होता है। इसके कारण ये मूल बिंदु से अनुत्तरदर होते हैं एंड दे डू नॉट क्रॉस, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। अब ये मेरे और ऊंचा तटस्थ वक्र ज्यादा संतुष्टि को व्यक्त करता है। ये पहली जो विशेषता थी कि तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढलान युक्त होते हैं। अधिमान वक्र बाएं से नीचे दाईं तरफ ऋणात्मक ढलान युक्त होते हैं। उपभोक्ता कुल संतुष्टि को बराबर बनाए रखने के लिए यदि वह एक्स की अधिक मात्राएं खरीदता है तो वाई की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी ताकि वो उसकी संतुष्टि पहले जितनी ही बनी रहे। तो यहाँ पर एक प्रकार से वो वस्तुओं के संदर्भ में एक स्केयर गुड्स, मतलब जो वस्तुएं बहुत सीमित मात्रा में हैं, तो इकोनॉमिक बिहेव करता है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु से उन्नतोत्तर यानी कॉन्वेक्स होता है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होते हैं और इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व पर ऊपर बाएं से नीचे दाईं तरफ आते हैं तो तटस्थ वक्र का ढाल
इन एब्सोल्यूट टर्म कम होता जाता है, अर्थात वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत प्रतिस्थापन दर डिमिनिशिंग है, हास्यमान है, और हम इसको कैसे व्यक्त करते हैं, माइनस डी वाई डी एक्स। ये प्रमेय इंट्रोस्पेक्टिव बिहेव से हमने निकाला है कि अधिमान वक्रों की अनुत्तरदा का अर्थ यह है कि वह x की निर्दिष्ट अतिरिक्त इकाइयों के लिए y की उत्तरोत्तर कम इकाइयों का परित्याग करेगा। मतलब जैसे जैसे x की मात्राओं में वृद्धि करेगा, y की मात्राओं में कमी करने की दर है वो घटती जाएगी। इसके कारण, और इसका मूल कारण क्या है कि जिस वस्तु की मात्रा हमारे उपभोग में बढ़ा रहे हैं, उसकी अतिरिक्त जो मात्राएं बढ़ा रहे हैं, उनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि हमारी लगातार गिरती जाती, और जिस वस्तु की मात्रा हमारे उपभोग में कम होती जा रही है, यानी हमारे स्टॉक में कम होती जा रही है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो जो अतिरिक्त वस्तु हम त्याग रहे हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की तुलना में ज्यादा है। इसके कारण वाई की त्यागी जाने वाली मात्राएं लगातार कम होती जाती है, जैसे जैसे हम एक्स की अतिरिक्त मात्राएं बढ़ाते हैं। दो अधिमान वक्र आपस में काटते नहीं है, दो अधिमान वक्र काटते नहीं है, परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करते, क्योंकि इस प्रतिच्छेदन के फलस्वरूप ही यदि ये प्रतिच्छेदन करते हैं तो दो तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली संतुष्टि बराबर होगी। जबकि यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व, जिस मान लो इंडिफरेंस कर्व 1 पर पॉइंट ए और बी के प्रति उपभोक्ता तटस्थ है, क्योंकि समान संतुष्टि मिल रही है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व 2 पर पॉइंट सी और डी से जो समान संतुष्टि मिल रही है, यदि हम इसको क्रम से रखें तो इंडिफरेंस कर्व 2 ऊंची वाला तटस्थ वक्र है, तो ऊंची वाले तटस्थ वक्र से प्राप्त होने वाली संतुष्टि नीचे वाले तटस्थ वक्र की तुलना में ज्यादा होती है। इसके कारण वो कभी भी आपस में काटते नहीं है। तो नीचे वाले तटस्थ वक्र की तुलना में ऊंचे वाले तटस्थ वक्र पर अधिक संतुष्टि मिलती है, अतः क्रम कम की अपेक्षा ज्यादा को वरीयता उपभोक्ता देता है, मतलब ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाने का वो प्रयास करता है। अब हम यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं ये देखना चाहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ x फॉर y, इसको सिंबॉलिक रूप से m यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट x फॉर y refer to the amount of y that a consumer is willing to give up in order to gain one additional unit of x and still remain on the same indifference curve. The marginal rate of substitute is the negative, or marginal rate of substitution is the negative of the slope of an indifference curve at a point. It is defined only for moment along an indifference curve, never for moments among curve. तो इसकी जो बेटर टर्म है वो रेट ऑफ कमोडिटी सब्स्टिट्यूट RCS भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन मोटे रूप से हम यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट x फॉर y यूज करेंगे। देखिए अब इसके कंसेप्ट को समझे। इसका कंसेप्ट ये है कि x की y के लिए प्रतिस्थापन दर x की अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त करने के लिए y की जो अतिरिक्त त्यागी जाने वाली मात्रा है उसको बताता है। यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट उस दर को बताता है जिस दर पर x की एक अतिरिक्त इकाइयां बढ़ाने पर y की कितनी मात्राएं त्यागी जाती है या त्यागने की इच्छा उपभोक्ता रखता है। ताकि, और ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि ताकि वो उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर बना रहे, यानी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहे। तो आप फिर समझिए, तटस्थ वक्र पर सारी बात यहीं से है कि जैसे आप देखिए कि ये y वस्तु लंबवत अक्ष पे ली गई है और x वस्तु क्षैतिज अक्ष पे ली गई है। लंबवत अक्ष पर मान लीजिए कि प्रारंभिक पॉइंट ये है कि उपभोक्ता y की OY1 वस्तुएं उपभोग में लेता है और x की OX वस्तुएं लेता है। अब दोनों का एक पॉइंट है जो जहां दोनों का कोऑर्डिनेट दोनों मिलते हैं, वो पॉइंट कौन सा? P पॉइंट है। P पॉइंट पर उपभोक्ता
OY1 वस्तुएं y की यूज कर रहा है और x की OX मात्राएं यूज कर रहा है। अब मान लीजिए उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाता है, यानी x1 से वो x2 पे जाता है, तो y की मात्राओं में देखिए वो y की y1 से y2 पे आएगा। इसका मतलब है y की मात्राएं कम हो रही है और x की मात्राएं बढ़ रही है। अब आपके जहन में ये आना चाहिए कि x की मात्रा बढ़ाने पर y की मात्रा कम क्यों की जा रही है। तटस्थ वक्र की मूल परिभाषा ही यही है कि इसके विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे P, Q, R, समस्त बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी उपभोक्ता जो यूटिलिटी P पॉइंट पे मिलती है वो यूटिलिटी Q पॉइंट पे मिलेगी और वो यूटिलिटी R पॉइंट पे मिलेगी। अब यदि X की मात्रा में वो वृद्धि कर रहा है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि किसी वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ेगी। तो हमें एक्स की अतिरिक्त इकाइयां बढ़ाने पर जो कुल टोटल यूटिलिटी जो अतिरिक्त वृद्धि हुई है उसके बराबर उतनी ही यूटिलिटी y की मात्रा में कम करनी पड़ेगी, y की यूटिलिटी में कम करनी पड़ेगी। अतः y की मात्राओं में भी कमी करनी पड़ेगी। y की मात्राओं में कितनी कमी करेंगे, यही दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट x फॉर y बताता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट x फॉर y क्या बताता है, x की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए उपभोक्ता y की कितनी मात्रा त्यागने का इच्छुक है, या x की अतिरिक्त इकाइयां बढ़ाने के लिए y को किस दर से त्यागना चाहता है, इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट x फॉर y के नाम से जाना जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट x फॉर y बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। और इसको हम देखें कि जैसे हमने ये देखा कि P से Q पर आने पर x की मात्राएं x1 x2 बढ़ाई, तो y की मात्राएं y1 y2 कमी की गई। फिर आ जाइए कि यदि मान लीजिए वो x2 से x3 पे जाता है, यानी x की फिर अतिरिक्त मात्राएं बढ़ाता है, x2 x3 मात्राएं बढ़ाता है, तो y की त्यागी जाने वाली मात्राएं कितनी होगी, वो है y2 y3। अब आप इसकी तुलना करके देखिए, y1 y2, x की मात्राएं x1 x2 बढ़ी, तो y की त्यागी जाने वाली मात्रा थी, मतलब y की कमी की जाने वाली मात्रा थी y1 y2। फिर x की फिर अतिरिक्त मात्रा बढ़ाई x2 x3, और y की त्यागी जाने वाली मात्रा देखिए, पहले y1 y2, फिर उसके बाद में y2 y3। अब आप तुलना करके देखेंगे तो y1 y2 इज ग्रेटर देन y2 y3, ये यहाँ पर है। यानी प्रारंभ में ज्यादा मात्राएं त्यागी गई y की, फिर बाद में कम मात्राएं त्यागी जा रही है। इसका मतलब ये हो कि y की मात्रा में कमी करने की दर लगातार घट रही है। इसको ही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट के नाम से जाना जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट ये ऋणात्मक है। तो यहाँ देखिए कि मार्जिन ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट क्या है, इसको समझने के लिए फिर हम ये कहें कि हम वस्तुओं का इस प्रकार से संयोग बनाते हैं कि एक तब ये इंडिफरेंस कर्व है। अब इंडिफरेंस कर्व की आप परिभाषाएं देखिए, ऊपर बाएं से नीचे दाईं तरफ ऋणात्मक ढलान युक्त है, मूल बिंदु से ये उन्नतोदर है। मूल बिंदु से उन्नतोदर क्यों है, उसी मतलब ये मूल बिंदु से कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, उसी को ही परिभाषित करता है मार्जिन ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट। इसी की वजह से ये इसका ढाल इस प्रकार का बनता है। तो ये हम डिटेल में हम अभी देख रहे हैं, ये आपस में काटते नहीं है। जो मूल बात है कि एक तटस्थता वक्र पर संतुष्टि हमेशा समान बनी रहती है। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण की क्या खास बात है कि एक इंडिफरेंस कर्व पर वस्तुओं का इस प्रकार से संयोग बनाते हैं कि उपभोक्ता को तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है। मतलब जितनी संतुष्टि उपभोक्ता को P पॉइंट पे मिलती है उतनी ही Q पॉइंट पे मिलती है और उतनी ही R पॉइंट पे मिलती है। और यहाँ पर ये मान्यता है कि एक वस्तु को जितना विभाजित किए जाने की आवश्यकता है उतना विभाजित किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर तटस्थता वक्र के दृष्टिकोण से हम ये कहें
कि यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई वस्तुओं से यूटिलिटी मिल रही है, और जो यूटिलिटी एक इंडिफरेंस कर्व में मिलती है वो सी कांस्टेंट है, सी फॉर कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट है। मतलब टचता वक्र के पी पॉइंट्स जो यूटिलिटी है वो एक्स और वाई वस्तुओं से मिलती है। ये वाई वस्तु है ऊपर और क्षैतिज अक्ष पर एक्स वस्तु है, और एक इंडिफरेंस कर्व पर कैसे संतुष्टि मिल रही है, सी कांस्टेंट। अब यदि यूटिलिटी कांस्टेंट है या कांस्टेंट रखनी है तो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर आते हैं, मतलब एक्स की मात्राओं में वृद्धि करते हैं, तो हमें वाई की मात्राओं में कमी करनी ही पड़ेगी। वाई की मात्रा को किस दर से कम करेंगे एक्स की मात्राएं बढ़ाने के लिए, ये मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो x की y के लिए प्रतिस्थापन दर x की अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए y की परित्याग करने की इच्छा को बताता है, ताकि एक ही तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता बने रहे, यानी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट बने रहे। अब आप देखिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है तो हम ये देखें कि प्रारंभ में ये यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स की मात्राओं में परिवर्तन। डेल्टा किसको बताता है, परिवर्तन को। एक्स की मात्रा में परिवर्तन कितना, डेल्टा एक्स, एक्स की मात्रा में डेल्टा एक्स परिवर्तन किया गया है। यदि एक्स की मात्रा में डेल्टा एक्स परिवर्तन किया गया है तो उसकी सीमांत उपयोगिता में भी, मार्जिनल यूटिलिटी में भी परिवर्तन आएगा। तो मार्जिनल एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी को यदि एक्स की इकाइयों में की जाने वाले परिवर्तन को लिया जाए तो एक्स से प्राप्त जो टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन आया है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब एक्स की मात्रा में वृद्धि की है तो टोटल यूटिलिटी को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए हमें y की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। तो y की मात्रा में कितना परिवर्तन करेंगे, डेल्टा y। y की मात्रा में परिवर्तन करेंगे तो y वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y भी परिवर्तित होगी। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन y से y की मात्रा में परिवर्तन करने पर टोटल यूटिलिटी में क्या परिवर्तन होता है इसको बताता है। पर आप देखिए मजे की बात कि बहुत ही यो आपको आनंद महसूस होगा कि हम x की मात्रा में अतिरिक्त परिवर्तन कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन आता है। अब चूंकि टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन आ गया, बढ़ गया, टोटल यूटिलिटी बढ़, मतलब x की मात्रा को बढ़ाया तो टोटल यूटिलिटी बढ़ गई। लेकिन टचता वक्र की तो मूल बात यही है कि जो पी पॉइंट पे यूटिलिटी है वही क्यू पॉइंट पे होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि y की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। अब इसके कारण टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी डेल्टा यू यानी कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन इक्वल टू 0। कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन 0 है। एक्स और वाई वस्तुओं में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है कि एक्स की मात्रा बढ़ाने पर, ये एक्स की मात्रा बढ़ाने पर एक्स से प्राप्त टोटल उपयोगिता में परिवर्तन को बताता है, तो वाई की मात्रा में ये परिवर्तन बताता है, और इससे टोटल यूटिलिटी में क्या परिवर्तन आता है, ये इसका दोनों का योग करेंगे तो 0 होना चाहिए। मतलब चेंज की बात हो रही है कि जैसे मान लीजिए कि एक्स की एक अतिरिक्त का बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में 5 के बराबर वृद्धि हो रही है, तो y की इतनी मात्राओं में कमी की जाए कि y से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता में 5 इकाई के बराबर कमी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरे की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे जो इकोनॉमिक रिसोर्स है उसमें ये बात काम में ली जाती है। जैसे मान लीजिए कि यूँ समझिए कि एक आपके पास खेत है, उस खेत पे यदि आप यूँ करें कि 5 हेक्टेयर का खेत है और 3 हेक्टेयर में आप व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं और 2 हेक्टेयर में आप राइस का प्रोडक्शन करते हैं। अब यदि आप राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको व्हीट के प्रोडक्शन में कमी करनी ही पड़ेगी, तभी तो टोटल जो खेत है वो 5 के बराबर आएगा।
तो बस यही बात यहाँ पे की गई है, लेकिन यहाँ कंसेप्ट दूसरा, वो प्रोडक्शन के संदर्भ में नहीं है, ये यूटिलिटी के संदर्भ में है। तो यहाँ पर utility is the function of x and y equal to 0 equal to c constant। यहाँ पर यूटिलिटी एक तटस्थ वक्र पर कांस्टेंट रहती है। x की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर जो x के कारण कुल उपयोगिता में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है उसमें जोड़ा जाए, y की मात्रा में कमी करने पर y से कुल उपयोगिता में होने वाली कमी। तो 5 ये प्लस में है और 5 ये माइनस में है, तो टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया? +5 -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डेल्टा चेंज इन टोटल यूटिलिटी इक्वल टू 0 है। अब यदि हम इसको यूं कहें कि एक परिभाषात्मक रूप से हम इसको हम देखें कि डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन करके कि डी यू इक्वल टू 0, तो ये बताया जा रहा है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x, x की एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने पर x की से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन आया है, तो ये सीमांत उपयोगिता x की है। इस प्रकार से पार्शियल डिफरेंशिएशन तो u बाय डी y, तो y की मात्रा में परिवर्तन करने पर y से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को बताता है। तो ये डी यू डी एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन के संदर्भ में x की मात्रा में परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन है, यानी x की सीमांत उपयोगिता है, और ये y की सीमांत उपयोगिता है। और dx क्या है? x की मात्रा में परिवर्तन, और dy क्या है? y की मात्रा में परिवर्तन। अब यदि हम इसको सॉल्व करें, solving for the indifference curve, तो dy dx we find that डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन करें इसका, तो ये हमारे पास आ जाता है। यदि डी इस पोर्शन को डी यू डी वाई मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन और डी वाई, इसको दूसरी तरफ लें समीकरण में, लेफ्ट हैंड साइड में ले तो ये माइनस में हो जाएगी वैल्यू, तो माइनस में ये वैल्यू हो जाती है। फिर हम ये देख रहे हैं कि यदि समान समान को एक तरफ कर दिया जाए तो माइनस डी वाई है, और dx को यदि राइट हैंड नीचे की तरफ क्रॉस में लिया जाए तो dy dx हो जाता है। और सीमांत उपयोगिता जो x की है, तो x की सीमांत उपयोगिता डिवाइडेड बाय इधर क्रॉस करने पर ये y की सीमांत उपयोगिता है। तो इसको देखें कि dy dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x को बताता है fx, और fy y की सीमांत उपयोगिता को बताता है। तो हम ये कहें कि यहाँ पर fx इक्वल टू fy इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y। अब आप इसको फिर एक बार समझिए। फिलहाल आप केवल इतना समझे कि तटस्थ वक्र का ढाल माइनस में होता है, और कैसा होता है? माइनस डी वाई डी एक्स। तो एक तो बात ये समझ में आनी चाहिए कि तटस्थ वक्र का ढाल माइनस डी वाई डी एक्स होता है। दूसरी बात, ये बराबर होता है एफ एक्स बाई एफ वाई। मतलब एफ एक्स क्या है? एक्स की सीमांत उपयोगिता, और एफ वाई क्या है? वाई की। देखो ये एफ एक्स है पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन से डी यू डी एक्स, तो ये तो एफ एक्स है, और डी यू डी वाई ये एफ वाई है। तो ये एफ एक्स तो एक्स की सीमांत उपयोगिता है और एफ वाई वाई की सीमांत उपयोगिता है। तो इसको हमने वापस सरल ढंग से लिख दिया, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। अब फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई होता है, वाई होता है। अर्थात डी वाई डी एक्स जो तटस्थ वक्र का ढाल है, यहाँ चिन्ह देखिए माइनस में, ऋणात्मक। तटस्थ वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक है। और ये किसके बराबर होता है? एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर। तो
इसको यदि हम यूँ देखें कि ये यूटिलिटी फंक्शन था, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई और इक्वल टू सी यानी कांस्टेंट है। तो डी वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या है? एक्स की सीमांत उपयोगिता। डी एक्स क्या है? एक्स की मात्रा में किया जाने वाले परिवर्तन। यहाँ पर इस संदर्भ में एक्स की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि कर रहे हैं। तो डी वाई क्या है? एक्स की मात्रा में की जाने वाली कमी। और एफ वाई क्या है? वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और डी एक्स एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा एक्स कह दो इसको, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वस्तुतः ये एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन होता है इसको बताता है। और डी वाई वाई की मात्रा में कमी करने पर यदि उसको मल्टीप्लाई कर दे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से तो टोटल उपयोगिता में कितना कमी आती है इसको बताता है। अब दोनों का जोड़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये बात आपके कम समझ में आ रही है तो भी कोई बात नहीं, मैं इसको फिर समझा दूंगा। आप दो बातें इसके निष्कर्ष पे निकल करके आती है वो समझे कि x की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर हमारे उपभोग में x दो वस्तुएं x और y, x की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर उपभोक्ता y वस्तु की कितनी मात्राएं त्याग करने की इच्छा है, विलिंगनेस है, इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट के नाम से जाना जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट के कारण ही तटस्थ वक्र मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है। ये देखिए आप मूल बिंदु से मूल बिंदु की तरफ ये धसा हुआ है, उन्नतोत्तर होता है। इसको कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कहते हैं। यदि ये यूं उभार लिया हुआ होता है तो उसको कॉन्केव टू ओरिजिन कहा जाता है। तो तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है और इसका ढाल माइनस डी एक्स डी वाई डी एक्स है। माइनस डी वाई डी एक्स वस्तुतः मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट x4 y है, यानी तटस्थ वक्र के संदर्भ में सीमांत प्रतिस्थापन की दर को बताता है और सीमांत प्रतिस्थापन की दर ऋणात्मक होती है, यानी माइनस डी वाई डी एक्स ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। अब आगे जाकर के देखेंगे कि एक शब्द यूज किया जाएगा सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर, वो प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। यहाँ पर हम कंजप्शन के संदर्भ में सीमांत प्रतिस्थापन दर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्सपोर्ट वाई के नाम से जानते हैं। ये माइनस ऋणात्मक होती है, पहली बात, यानी तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है, यानी जैसे जैसे एक्स की अतिरिक्त मात्राएं बढ़ाते हैं तो वाई की त्यागी जाने वाली मात्राएं घटती जाती है। इसके कारण इसको माइनस डी बाई डी एक्स कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात। अनुपात कैसे हुआ? मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई के बराबर होता है। यहाँ पर माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर वाई है। ये तटस्थ वक्र का ढाल है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पर सीमांत उपयोगिताएं मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक है, तो हम इसको यह कह सकते हैं कि एफ एक्स यानी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता इज ग्रेटर देन 0 और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता इज ग्रेटर देन 0। तो एफ वाई इज ग्रेटर देन 0, एफ वाई इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिताएं धनात्मक है, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिताएं धनात्मक है। इस कारण डी बाई डी एक्स इज लेस देन 1, यानी 0 से कम है, यानी ऋणात्मक है। रेट ऑफ चेंज परिवर्तन की दर के लिए हमें फलन का द्वितीय क्रम का अवकलन करना होगा, तो वो डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन है, वो डी पावर एच डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर के नाम से जानते हैं। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर वाई जो ऋणात्मक है, ये दूसरी तरफ एक्स तथा वाई की क्रमसूचक सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात भी है, क्योंकि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर वाई इक्वल टू
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर में कमी के कारण अधिमान वक्र मूल बिंदु से उन्नतोत्तर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर वाई को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे एक्स की मात्रा में वृद्धि तथा वाई की मात्रा में कमी होती है, सीमांत उपयोगिता हास्यमान नियम के अनुसार एक्स की सीमांत उपयोगिताओं में कमी होने लगी, क्योंकि एक्स की मात्रा की इकाइयां है हमारे स्टॉक में बढ़ रही है, तो जो वस्तुएं हमारे पास ज्यादा हो जाती है उससे अतिरिक्त वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं कम होती है। तो हम इसको कह रहे हैं एक्स की सीमांत उपयोगिताओं में कमी होती है, जबकि वाई का स्टॉक हमारे पास कम हो रहा है, क्योंकि वाई की मात्रा में हम कमी कर रहे हैं, तो वाई की सीमांत उपयोगिताओं में वृद्धि होगी। इस कारण भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई में कमी होगी तथा इंडिफरेंस कर्व का ढलान घटते जाने के कारण इसका स्वरूप मूल बिंदु से उन्नतोत्तर हो जाता है। ये सीमांत प्रतिस्थापन दर का कंसेप्ट है। तो दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कंसेप्ट में मैं पुनः एक बार रिपीट कर दूं कि पहली बात कि एक तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, अब उसके कितने भी बिंदु हो सकते हैं, जैसे पी क्यू आर के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, वो इस प्रकार से वस्तुओं का उपभोग करता है। अब वो एक्स की मात्राओं में वृद्धि करता है, तो टोटल यूटिलिटी को कांस्टेंट रखने के लिए, मतलब जितनी यूटिलिटी पी पे मिल रही है उतनी यूटिलिटी क्यू पे मिलनी चाहिए, तो वाई की मात्राओं में कमी करेगा। अब वाई की मात्रा में किस दर से कमी करेगा, इस दर को, ये दर ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कहलाती है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो माइनस, देखिए एक्स की मात्राओं में वृद्धि कर रहे हैं डीएक्स है, और वाई की मात्राओं में कमी कर रहे हैं तो माइनस डी वाई है। तो हम क्या कह रहे हैं, माइनस डी वाई डी एक्स, यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर वाई है, यही तटस्थ वक्र का ढाल है। ये माइनस डी वाई डी एक्स होता है, इसके कारण ही तटस्थ वक्र का ढाल मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है। अब आप इसको पुनः मैं आपकी समीक्षा एक बार फिर करवाना चाहता हूँ। देखिए, प्रारंभ में पी से क्यू पे आए तो एक्स की मात्रा में वृद्धि की x1 x2, फिर Q से R पे गए तो x की मात्रा में कितनी वृद्धि की x2 x3। अब पहले P से Q पर आने के लिए y की मात्राओं में हमें, जब x की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं तो y की मात्राओं में कमी कर रहे हैं, वो कमी की जाने वाली मात्राएं y1 y2 है। फिर x2 से x3 पे जा रहे हैं तो y की मात्राएं y2 y3 है। अब आप देखेंगे कि y1 y2 की तुलना में y2 y3 कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x की मात्राओं में अतिरिक्त वृद्धि कर रहे हैं, y की कमी करने की दर घट रही है, यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट x फॉर y है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर वस्तुतः तटस्थ वक्र का ढाल है। अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, तटस्थ वक्र का ढाल क्या होता है, माइनस डी वाई डी एक्स। यदि इसको डेल्टा से व्यक्त करें तो माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और तटस्थ वक्र का ढाल वस्तुतः एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स यानी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और एफ वाई यानी वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता। तो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये तटस्थ वक्र के संदर्भ में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का कंसेप्ट है। अगले वीडियो में हम बजट रेखा किसे कहते हैं का विश्लेषण करेंगे और उपभोक्ता के सामने के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।